हम डिस्कशन करने वाले हैं मैपिंग के ऊपर कि जो फंक्शन होती है उनकी मैपिंग कैसे करते हैं। और मैपिंग करने का मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि वन वन फंक्शन क्या होता है और इंजेक्टिव मैपिंग, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव मैपिंग के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, पहले जो आपका आता है इसमें वन वन फंक्शन आता है फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले आप वन वन फंक्शन अब तक पढ़ के बहुत बार थक गए भी हो गए, और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेगा, है ना। तो वन वन फंक्शन वो होता है जिसके अंदर अगर आपने कोई एलिमेंट डाला तो उसकी जो इमेज तैयार होगी वो अलग ही होगी। ठीक, तो यूनिक इमेज फॉर यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट के लिए या डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज होगी। डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज। कोई फंक्शन है ए से बी में, हम लिखने की कोशिश कर लेते हैं। ए आपका डोमेन को दिखाता है, बी को डोमेन को दिखाता है। ये हम 11th 12th का जब हमने कराया होगा, जब हमने बताया जरूर होगा कि ये डोमेन का पार्ट होता है, ये आपका कोडोमेन का पार्ट होता है। आप इसे रेंज कहने की गलती ना करें। जब वो फंक्शन बन जाए उसके बाद जो वैल्यू आए उसे हम रेंज कहते हैं, इसे हम कोडोमेन ही कहते हैं। ठीक, तो फंक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे? एक इसका तरीका है ग्राफ के जरिए। पहला इसका एक तरीका क्या है? बाय द ग्राफ। आप एक फंक्शन का ग्राफ खींचिए एंड देन ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अगर वो सिर्फ एक जगह ग्राफ को काटती है, कितनी? इफ दिस लाइन कट एट वन प्लेस ओनली। अगर ये लाइन सिर्फ एक जगह काटती है, वन पॉइंट ओनली, then function is वन वन। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं फंक्शन। एक बार आप एक्स स्क्वायर का कर्व खींचिए, एक बार एक्स की क्यूब का कर्व खींचिए। चलिए देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक एक्स की क्यूब, और इनके डोमेन और रेंज आपको पता ही है। डोमेन हम लिख लेते हैं रियल टू रियल ही लेके चलेंगे, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कर्व खींचने की कोशिश करूं तो आप बोलेंगे कि सर एक बार जब आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 1 आएगी, इसकी वैल्यू y पर भी 1 जाएगा, और जब आप 2 रखोगे तो इसके y की वैल्यू जो 4 होगी वो 4 जा रही होगी 4, और जब आप 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 9 के आसपास पहुंच जाएगी। कुछ इस प्रकार से कर्व जा रहा होगा। ऐसे लिखते हैं ना, x की वैल्यू 1, 2 और 3 जब आपने रखी तो इसकी वैल्यू इतना नहीं होगा। एक्चुअल में ऐसा कर्व दिखता नहीं है, कुछ कुछ हम ऐसा दिखाते हैं। कैसे? इस प्रकार से दिखा देते हैं, इसका थोड़ा अच्छा सा दिखता है। ठीक, अगर x की क्यूब की बात करें तो ये जब आप पॉजिटिव टर्म रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि पावर 3 है, जब पावर 3 में पॉजिटिव टर्म रखोगे तो 2 2 4 2 8, और जब नेगेटिव टर्म रखोगे -2 की क्यूब तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो उस केस में जो कर्व जाता है ये कुछ इस प्रकार से। जब सेंटर 0 रखोगे तो x की वैल्यू जब आप इसमें 0 रखोगे तो ये 0 पर से भी जाएगा, तो 0 पर से गया और यहां से भी गया, तो एक ये कर्व भी आया। ठीक, क्लियर है? अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए इसके डोमेन में। याद रखिएगा, मैं डोमेन पर बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि इसके डोमेन में खींचनी है। डोमेन में उन्होंने रियल नंबर बोला है तो रियल नंबर में लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से कहीं से भी खींच दीजिए, इसमें भी खींच दीजिए। इस कर्व को केवल एक ही जगह काटा है, इस कर्व को इसी लाइन ने 2 जगह काटा है। ठीक, इसी कर्व को इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ने एक्स स्क्वायर को 2 जगह काट दिया, इस पर 1 जगह काटा है, तो ये वाला केस आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। कौन सा? ये वाला वन वन फंक्शन में आ जाएगा। ठीक, ये तरीका हुआ, और ये वाला मैनी वन फंक्शन में आ जाएगा। तो इस आधार पर आप किसी भी फंक्शन का जिसका हमने ग्राफ पढ़ा है उसको आप आसानी से चेक करके बता सकते हैं कि वो 1 1 में आएगा, मैनी 1 में आएगा।
हमारा डस्टर कहाँ गया? ये रहा डस्टर। अब आप किसी भी कर्व का ग्राफ खींचिए और चेक कर लीजिए बस। अगर आपको sin x cos x tan x के ग्राफ आते हैं, sin x cos x tan x किसी के भी, तब आप आसानी से बता सकते हैं। sin x का हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत जगह काट रही है, cos x का बहुत जगह काट रही है, tan x का, tan x पर चर्चा करो जरा। tan x का ग्राफ कैसे जाता है? जल्दी 0 पर बेटा एज्यूम क्या करो ये चीजें। 0 पर क्या होता है, π/2 पर क्या होता है, पाई पर क्या होता है, 3π/2 पर क्या होता है। इन टर्म्स को बार बार ना पढ़ाया जाएगा ना बताया जाएगा, आपको एक ही बारी में याद हो जानी चाहिए। -3π/2 माइनस पाई माइनस का 2π। चलिए, जो tan होता है वो 0 पर होता है 0, tan 90 पर होता है इनफाइनाइट, tan 90 पर होता है इनफाइनाइट, ठीक। -90 पर क्या होता है, -90 पर माइनस इनफाइनाइट। ऐसा ही केस यहां पर आता है tan पाई पर 0, कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा। तो इसकी थ्रू आउट द डोमेन, जो इसकी डोमेन हो रही होगी उस केस में कैसा होगा, ये -π/2 से π/2 तक किसी न किसी रेंज में दिया रहेगा। मान लेते हैं -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक दिया, क्या बना रहे हैं जबरदस्ती, ये वाला एक केस दिया, या फिर इन्होंने सिर्फ सिंपल इसकी रेंज लगा दी -π/2 से π/2 तक। रेंज हमारी इच्छा है, हम क्या रखना चाहते हैं। अगर उन्होंने सपोज करो डोमेन -π/2 से π/2 तक बोल दिया या रियल नंबर बोल दिया, रियल नंबर के केस में कर्व बहुत सारी जगह पर सेम पोजीशन में रिपीट होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर उन्होंने डोमेन -π/2 से π/2 तक बोला कि ये वाले जो फंक्शन में हम लिखते हैं ना f a to b, ये वाला पार्ट अगर उन्होंने -π/2 से π/2 बोल दिया कि -π/2 से जहां तक भी आपका जा रहा है वो हम बताइए कि क्या है, तो उसके डोमेन में देख लो बस। अब उसके डोमेन में बाकी सबको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ -π/2 से π/2 की बात कर रहे हैं तब बाकी सबको भूल जाओ, फिर -π/2 और π/2 वाला कर्व याद रख लो। अब देख लो, अब ये 1 1 है, लेकिन अगर उससे पहले वाले की बात करें रियल नंबर में -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो वो नहीं होगा। तो यही केस है हमारा जिसे हम देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई भी फंक्शन किसी रेंज में बदल सकता है। इस पर एक तरह से और भी चर्चा हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैन्युअल फंक्शन में इस पर हम चर्चा कर लेंगे दोबारा से, एक बार अभी देख लेते हैं। हमने भी एक फंक्शन f(x) लिखा था, एक फंक्शन लिखा था x², और आपने इसको बताया था, ये क्या बताया था हमने इसे कि ये मैन्युअल फंक्शन है, क्योंकि आपने जब इसका कर्व खींचा तो कर्व आपका आया ऐसे, ठीक। सपोज करो ये जो फंक्शन हमने लिखा था वो लिखा था r to r के लिए। अगर फंक्शन मैं लिखूं r+ से r के लिए, अब बताओ r+ से r के लिए, जब मैं डोमेन ही r+ ले रहा हूं तो उस केस में r+ का मतलब पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड में कर्व कैसा है, पॉजिटिव साइड में कर्व ये है। अब मैं पॉजिटिव साइड में जब लाइन खींचूंगा तो उस केस में लाइन सिर्फ एक जगह काट रही होगी। उस केस में जो हमारी वैलिडेशन थी कि इस कर्व को बनाओ और ग्राफ को देखो, तो उस केस में वो फेल हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखें कि उसके ग्राफ के साथ उसके डोमेन पर भी ध्यान रखें कि x² आया, इसका मतलब ये मैन्युअल ही होगा, ये हमेशा कंफर्मेशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो उस केस में आप उसके डोमेन पर भी ध्यान रखिएगा कि उसमें r+ ना कर रखा हो। r+ कर दे तो मुद्दे से बात चली जाएगी। चलिए, और क्या है 1 1 को पहचानने का, इसका एक दूसरा तरीका भी है। इफ ए फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन में भी होना चाहिए। उसके डोमेन में अगर वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दो केस हैं, तो अगर वो है तो वो 1 1 फंक्शन आएगा। ये एक तरीका हुआ। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कैसे पहचानते हैं? किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तब, और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 आ रहा है तब। ये दोनों केस में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, इन द कंडीशन अप्लाई इन द डोमेन में, ठीक, तब आप बोलोगे कि वो 1 1 होगा, तब वह 1 1 होगा। एक एक केस बना। उदाहरण के तौर पर फिर से वही केस ले आओ, क्या दिक्कत है? तो उसके लिए आपको कम से कम डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए। तो डिफरेंशिएशन fx इक्वल्स टू x की क्यूब ले लो, एक बार x स्क्वायर ले लो। फंक्शन ले लेते हैं हम r मतलब डोमेन भी r है और रेंज भी r है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x जब आपने रखा तो ये 3x स्क्वायर आया, f डैश x इसको रखा तो ये 2x आया। क्लियर है? याद है ना फॉर्मूला? आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन आता हो। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n माइनस 1 जो हमने रखा, तो x की क्यूब का 3x की पावर 2 हो गया और x की पावर 2 का 2 आ गया, x की पावर 1 आ गया। ये आपका केस आ गया, x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1। ठीक, ये आपने केस देख लिया। तो f डैश x जो आया 3x स्क्वायर और f डैश x आपका 2x की पावर 1 आया। ये वाले केस को देखो, इसके डोमेन में, डोमेन हमने r रखा है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव सब होगा। रियल नंबर हम बहुत बार बता चुके हैं, रियल नंबर में सब काउंट होते हैं, सब के सब, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। आप नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, इसमें इंटीजर ले लीजिए और आप रैशनल और इरैशनल भी ले लीजिए, रैशनल और इरैशनल भी ले लीजिए। ठीक, सब इसके अंदर आ जाते हैं। अगर हम इस पर चर्चा करें, इसमें आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी पॉजिटिव, वैसे रखोगे पॉजिटिव रखोगे तब तो पॉजिटिव है ही। 0 से हमें कोई आपत्ति है नहीं, हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 पहले बोल दिया है। तो ये फंक्शन जो आ रहा है 3x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक, हमेशा पॉजिटिव। इसकी बात कर लो, ये अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक, ना तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है ना स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, ये दल बदलू टाइप का है। आप जो रखोगे मैं वो आऊंगा, ऐसा कुछ ये कहना चाहता है। तो ये फिलहाल आपका ना ग्रेटर देन 0 है, ना स्ट्रिक्टली आप कह सकते हैं कि लेस देन 0 है। अगर ये सिर्फ लेस देन 0 भी होता तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये दोनों केस को दिखा रहा है, तो इस वजह से ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। ठीक, यहां पर ये 1 1 है। क्लियर है बेटा? देखिए जरा, ये चीज समझ में आई है? कोई फंक्शन ले लेते हैं f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। चलिए बताइए कि ये 1 1 है कि नहीं है। एक तो आपका 11 12 वाला मेथड है। 11 12 वाले मेथड में आप क्या करते हैं, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) कर दिया है ना। 12 वाला मेथड आया कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2) कर दिया, तब आप इस केस को कर देते हो कि हाँ x1 प्लस 1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल्स टू x2 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 2। अब फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, x1 x2 प्लस 2x1 प्लस x2 प्लस 2 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस x1 प्लस 2 x2 प्लस 2 x2 प्लस 2। ये केस आया, x1 x2 से x1 x2 कट गया,
और 2x2, यहां पर क्या क्या और कट रहा है, x1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2x1 प्लस x2, एक x1 को इधर ले जाओ, x1 बचा, यहाँ पर एक x2 को इधर ले जाओ तो यहाँ पर x2 बचा, x1 इक्वल्स टू x2 बचा। सर ये हमने 1 प्रूव कर दिया था, इतना टाइम था। हो सकता है कि ये कैसी इसकी डोमेन बोल दी कि x1 इक्वल्स टू x2 नहीं आ रहा, किसी और कंडीशन को बोल दिया तो वो वहां पर फेल हो जाएगा। 11th-12th का मेथड 11th-12th तक ही रहे तो अच्छा है, उसमें हालांकि इस्तेमाल होता है, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज के लिए, लेकिन आप इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका ग्राफ खींचे, वो और भी बेहतर रहता है, या फिर इसकी डोमेन पर्टिकुलरली दी हो तो और भी अच्छा रहता है। अगर नहीं की है तो हम इसकी डोमेन में मान करके चलेंगे, रियल नंबर एक्सेप्ट -2, ठीक। तो ये इसकी डोमेन में मान करके चलेंगे तो हम मान लेते हैं कि ये यहां से हमने 1 प्रूव कर दिया। फिलहाल अगर आपको इसको करना हो तो आप इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो fx इक्वल्स टू ये वाली टर्म दी हुई है, इसका डिफरेंशिएशन करो f डैश x। डिफरेंशिएशन करने का मेथड u अपॉन b, याद है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आपको लिखना हो तो b स्क्वायर, u का डिफरेंशिएशन b माइनस b का डिफरेंशिएशन u, यही होता है। तो कर लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये लिखना है x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन और x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन x प्लस 1, और ये वाला केस आपका 1 हो जाएगा, तो x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म भी 1 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप कि आपको ऐसे केसेस में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये x प्लस 1 है, x की पावर 1 है, तो 1 x की पावर 0 और 1 x की पावर 0, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, 1 into 1 ये वाला केस बना जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस x माइनस 1, तो x से x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। नीचे वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो ये वाला केस कैसा भी हो हमेशा पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। नेगेटिव आप नहीं ला सकते, ग्रेटर देन 0 हो गया वो भी स्ट्रिक्टली। अब स्ट्रिक्टली कोई ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसका क्या फाड़ सकते हैं, कुछ नहीं फाड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। 1 वाला केस आ गया, 1 वाला केस आ गया, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर इफ या लेट कर लेते हैं, इफ क्या लेट ही कर लेते हैं, let Na have R element and Nb equals to n एलिमेंट्स, यानी कि B के अंदर n एलिमेंट्स है, A के अंदर R एलिमेंट है। कंडीशन अप्लाई है, if R less than equals to n then अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज n की पावर r, इज n की पावर r, ये केस बनता है। अगर मैंने आपसे बोला टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कब बनता है, जब हर एक एलिमेंट अपने एक सेपरेट एलिमेंट के पास जा रहा हो, तो मतलब परम्यूटेशन वाला केस आ गया। परम्यूटेशन वाला केस यानी कि NPR, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन जो आएंगे वो आप क्या लेंगे, NPR। ये इस चीज को याद रखिएगा। अगर ये कंडीशन फेल हुई, R की वैल्यू ग्रेटर देन n आ गई, इन दैट केस जो इंजेक्टिव फंक्शन आएगा, यानी कि नंबर ऑफ इंजेक्शन आएंगे, नंबर ऑफ इंजेक्शन का मतलब 1 के लिए ही बोलते हैं बेटा, वो 0 आ जाएंगे। 1 के लिए आप इंजेक्टिव टर्म का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्शन जैसे टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन इज NPR, जो कि परम्यूटेशन को दिखाएगा, और अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन n आ गई तो उस केस में नंबर ऑफ इंजेक्शन जो आ जाएंगे वो 0 आएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके एक छोटा सा एग्जांपल लेकर भी चल सकते हैं।
लेट किया, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू a e i o u। ये केस दिया, a लिया है 1 2 3 फंक्शन कोई, और b लिया है a e i o u कोई दूसरा फंक्शन है। देन नंबर ऑफ इंजेक्शन बता दीजिए, नंबर ऑफ इंजेक्शन या 1 1 फंक्शन। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसका, जल्दी बताइए। n की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 5, तो n की वैल्यू हो गई 5, और इसके अंदर कितना एलिमेंट है 3, तो r की वैल्यू हो गई 3, और r आपका लेस देन इक्वल टू n को भी फॉलो कर रहा है, और तो इसका केस आ जाएगा आपका npr, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 5p3। ये इसके नंबर ऑफ इंजेक्शंस की संख्या आ गई। क्लियर। इसके बाद हम चलेंगे मैन्युअल फंक्शन पर और उसे देखते हैं। ठीक सर, आप इसके केस कराएंगे बेटा। इनके केसेस ये जो चल रहा है, ये वाला पार्ट सिर्फ बेसिक जानकारी का चल रहा है, ताकि आपको उस फंक्शन की कम से कम जानकारी हो जाए। जब हम इस पर केस कराएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बहुत बड़ी रखने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट केस चलता है हमारा मैन्युअल फंक्शन, और मैन्युअल फंक्शन होता है when there is one or more element in domain have same image। अगर डोमेन में एक से ज्यादा इमेज आ जाए, have same image, तो आप उसे मैन्युअल फंक्शन में काउंट करोगे। इसको अगर आपको वैसे बना करके देखना है तो वैसे भी देख लीजिए, ये आपने कर रखा होगा 3 4 5 7 6 जो भी आप रखना चाहें। अगर दो एलिमेंट किसी एक से साथ कनेक्टेड हो, जैसे कि 1 और 2 की जो इमेज आ रही है वो 3 आ रही है, इस केस को आप बोलोगे मैन्युअल फंक्शन। ठीक, अगर इसका उल्टा लिखा हुआ आ गया, सपोज करो 1 2 3 3 4 5, इसे मैन्युअल फंक्शन मत लगा देना। ये मैन्युअल फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, कभी से मैन्युअल फंक्शन लगा करके आ जाओ, क्योंकि डोमेन आपके अलग अलग एलिमेंट को कंटेन कर सकती है, लेकिन रेंज एक ही एलिमेंट को कंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे, ये फंक्शन ही नहीं है दूसरा वाला, और ये वाला आपका मैन्युअल फंक्शन है। इसमें दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम आ सकती है। उदाहरण के तौर पर हम अभी लेते हैं एग्जांपल इसका, बहुत अच्छा सा, ये क्लियर हो जाएगा एक ही बारी में। इसका एक एग्जांपल है आपका 10x भी है, और x स्क्वायर x की पावर 4, ये सब इसके उदाहरण है। sin x भी इसमें आ जाता है। अगर मैं x स्क्वायर की बात करूं, जब आप इसकी वैल्यू -2 रखेंगे और 2 रखेंगे, दोनों केस में इसकी वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 आएगी, और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। इट मेक्स ए सेंस कि जब आप डोमेन में -2 और 2 रख रहे हैं, तो उस केस में इसकी वैल्यू 4 ही आ रही है। तो ये केस मैन्युअल फंक्शन का आ गया। क्लियर। अब इसको और कैसे चेक करेंगे? इसको और चेक करने के लिए आप एक दूसरा तरीका जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड कट वाया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं, ए हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से इसे काटेंगे। ठीक, अगर ये एक जगह पर कटा तो मैन्युअल, और दो या दो से ज्यादा जगह पर कटा तो 1 1 मैन्युअल, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं। इफ द लाइन कट इट मोर देन वन पार्ट, मोर देन वन पॉइंट, तब आप इसे बोलोगे मैन्युअल फंक्शन। कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई लाइन किसी कर्व को, किसी ग्राफ को, किसी
फंक्शन के दो से ज्यादा जगह पर काटती है तो आप उसे मैनिवन फंक्शन में कहोगे। ठीक, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक ये केस हो सकता है कि अगर आप x नॉट इक्वल्स टू वाई आए और उसका fx इक्वल्स टू fy आ जाए, दो अलग अलग वैल्यूज पर दो अलग अलग वैल्यूज जो कि इक्वल नहीं है, जैसे अभी भी बिल्कुल करा है हमने एक्स स्क्वायर वाला केस, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 और ये वाली वैल्यू भी आपकी 4 आई थी और इसकी वैल्यू भी 4 आई थी, याद है? fy की वैल्यू भी 4 आ गई थी। अगर आपके फंक्शन दो अलग अलग वैल्यूज पर इक्वल आ जाए, कहना हमें वही है, करना तो वही है, लेकिन हम चेक करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम ऐसे चेक कर रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे, अगर ग्राफ से करें तो ग्राफ से करेंगे। fx इक्वल्स टू fy है और x नॉट इक्वल्स टू y है, उस केस को भी आप मैनिवन फंक्शन की तरह देखेंगे। ठीक, और कैसे चेक कर सकते हैं इसका उदाहरण अभी दे दिया है। एक्स स्क्वायर को ऑलरेडी 2 बार बना चुके हैं और मुझे लगता नहीं है, अगर आपको साइन एक्स को बना के चेक करना हो तो बना सकते हैं या cos एक्स को बना के भी चेक कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, कितनी जगह काट रही है? 1 2 3 4, बहुत सारी जगह काट रही है, काटते चली जाएगी एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये कैसा फंक्शन है आपका? मैनिवन फंक्शन है आपका साइन एक्स भी, मैनिवन फंक्शन। चलिए उदाहरण लेकर के चलते हैं। कोई फंक्शन है R2 R प्लस इज, हम लिख लेते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो चेक करना है, चेक करिए कि ये 1 1 है या मैनिवन है, 1 1 और मैनिवन। ठीक, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अलग अलग डोमेन के लिए इसकी रेंज चेक कर सकते हैं। R2 R प्लस बोल रहा है, मतलब ये डोमेन बोली है आपकी R माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू जब आप 0 से छोटी कोई रखने की कोशिश करेंगे, यानी कि -2 रखने की कोशिश करेंगे या -5 रखने की कोशिश करेंगे, कोई सी भी आप केस लेकर के चलिए, तो -5 का स्क्वायर प्लस 4, 5 पंजे 25 प्लस 4 29, ये केस बना। जब आप प्लस की कोई वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये अगेन वैसा ही केस बन गया आपका जो पहले हमने करने की कोशिश करी। 29, ये भी एक आपका केस बन गया। ठीक, तो 29 ये वाला केस आपका कैसा हो जाएगा? मैनिवन फंक्शन को दिखा रहा है। किसको? मैनिवन फंक्शन को दिखा रहा है। ठीक, अगर मैं इसके डोमेन में सिर्फ इतना सा बदलाव कर दूं कि यहां r की जगह r प्लस कर दूं, r की जगह क्या कर दूं? r प्लस। सवाल में ट्रिक कुछ नहीं है, एक्चुअल में सवाल होता ही नहीं है। ये कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, सवाल यहां है ही नहीं बेटा, सवाल तो यहां है। सवाल तो ये तैयार कर रहे हैं, जिन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं कि A to B क्या लिखा है, जबरदस्ती हम इसे पढ़ेंगे भी नहीं। सवाल तो ये तैयार कर रहा है, ये तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंपल दिखने वाली चीज है। वैल्यूज तो इसलिए नहीं है कि हम 4 घंटे मेहनत करेंगे तो क्या आएगा, 15 घंटे मेहनत करेंगे तो क्या आएगा, आएगा तो वही जो आना है, लेकिन डोमेन के अनुसार जो दिया होगा वही आएगा। सुना है ना भगवत गीता, कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो भी मिलेगा, खराब करोगे तो भी मिलेगा, मिलेगा तो जरूर चलेगा। तो मिलना है तो मिलना है। तो डोमेन रखा आपने R पॉजिटिव, तो R पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी टर्म सोचनी है, और 1 2 3 4 5 6 एक वैल्यू के लिए एक ही आएगा। अगर आपने 1 का स्क्वायर प्लस 4 किया तो 1 प्लस 4 5 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 4 प्लस 4 8 आएगा। अब आप कोई भी एक ऐसी टर्म नहीं ठहरा सकते, आपके सामने कोई भी एक ऐसी टर्म नहीं आएगी जिस पर ये दूसरी वैल्यू को दिखा दे। उस केस में जब आप R प्लस रख रहे होंगे तो उस केस में ये 1 1 हो जाएगा।
तो सेम केस को हमने एक उसके डोमेन को ही चेंज करके वन वन और मैनी वन दोनों ही प्रूफ कर दिया। तो ये ऐसा संभव है और ऐसा एग्जाम में हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। आपको फंक्शन दिख रहा होगा मैनी वन होगा वन वन, वन वन मैनी वन चेंज हो जाएगा, डोमेन पर ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिएगा, आई होप कि आपको ये क्लियर हुए हो। अब नंबर्स ऑफ मैनी वन फंक्शन कैसे निकालेंगे? लेट कर लिया, लेट ए हैव एन ए इक्वल्स टू आर, मतलब ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं? ए हैव एलिमेंट आर, ठीक, एंड एन बी इक्वल्स टू एन, यानी कि बी हैव एलिमेंट जो कि एन है। बी के अंदर एन एलिमेंट है, एन बी और एन ए जो दिखाते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए दिखाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए थे? वो आए थे एन की पावर आर, यही लिखा था हमने, याद है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन की पावर आर लिखा था। उसमें से अगर आप वन वन फंक्शन को हटा दो एनपीआर को, तो आपका ये मैनी वन फंक्शन आ गया। ये क्या आ जाएगा? मैनी वन फंक्शन की संख्या आ गई, मैनी वन फंक्शंस, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, ठीक, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन एन की पावर आर माइनस एनपीआर। अब आप उसी केस को ले लो चाहो तो, एबीसी और AEIOU वाला केस जो अभी अभी करा था, तो उसकी केस में आप जो रखेंगे जिसके अंदर मान लेते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट? 3 थे, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे और इसके अंदर 5 एलिमेंट थे। एक बात और हम यहां पे लिखना भूल गए कि r मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू n, ये वाला एक केस बनेगा। और r की संख्या लेस देन 0 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 हो जाएगी तो नेगेटिव में केस चला जाएगा, ठीक। तो 3 की पावर 5 माइनस, उल्टा लिख दिया गया, कोई 5 पावर 3 माइनस 5 की 3। ये आपका एक केस तैयार हो गया आपके सामने, क्लियर है? नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको ये वाला केस याद हो, या फिर आप इंडिविजुअली निकालेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है आपका ऑन टू मैपिंग, या सर्जेक्टिव भी कहते हैं, आई थिंक, ऑन टू मैपिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्शन। आप ऑन टू फंक्शन कहते हैं अगर डोमेन के हर एलिमेंट की एक प्रीइमेज हो कम से कम, when there is at least one preimage of codomain in the domain। अगर इस चीज को हम एक बार और ठीक से देख पाए, इमेज हम बोलते हैं जो रेंज होती है और कोडोमेन डोमेन के अंदर हो, ये हम कहना चाहते हैं। इसी चीज को अगर मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करूं, एटलीस्ट ए से बी के अंदर ए आपका डोमेन को बताता है और बी आपका कोडोमेन को बताता है, ये हम कहते हैं, ठीक। जब हमने इसमें प्री इमेज जैसी बात करी, तो प्री इमेज का मतलब जो इस फंक्शन की रेंज आएगी, क्या आएगी? रेंज। तो रेंज ऑफ फंक्शन शुड इक्वल टू कोडोमेन। और मैं तो सिर्फ एक ही लाइन में ऑन टू फंक्शन को कह देना चाहता हूं कि उसकी रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको रेंज निकालनी आनी चाहिए। जिस बच्चे को रेंज निकालनी नहीं आती, तो इस बात को भूल जाइए कि वो ऑन टू निकाल पाएगा। ऑन टू फंक्शन का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप कम से कम रेंज तो निकाल सकें, ठीक। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट आ गई, सबसेट आने का मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट आ गया, तो उस केस में भी वो ऑन टू नहीं होगा। अगर रेंज
सबसेट है कोडोमेन का, तब इस कंडीशन में भी वो आपका ऑन टू नहीं होगा। दैट शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, ये हम इंसिस्ट कर रहे हैं बात को कि इक्वल ही होना चाहिए, कोई एक अक्षर भी ना छूट जाए। ठीक, नंबर ऑफ सर्जेक्शन पॉसिबल है, नंबर ऑफ सर्जेक्शन पॉसिबल कब पॉसिबल हो सकते हैं, व्हेन Na इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू Nb, यानी कि नंबर ऑफ डोमेन्स की जो संख्या है अगर वो नंबर ऑफ कोडोमेन्स या नंबर ऑफ रेंज से बड़ी या उसके इक्वल आ रही है, तब ये वाला सर्जेक्शन वाला केस क्लियर होगा। तो नंबर ऑफ ले लेते हैं हम, नंबर ऑफ वैल्यू है इक्वल्स टू r है एंड Nb इक्वल्स टू n ले लेते हैं। ठीक, तो n की पावर r माइनस nc1, n माइनस 1 की पावर r प्लस nc2, n माइनस 2 की पावर r माइनस nc3, n माइनस 3 की पावर r। ये केस दिखाई दे रहा है आपको, एंड सो ऑन, ये आगे की तरफ भी चलता जाएगा, एक बार माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, यानी कि जो ओड वाला केस आ रहा है 1 3 5 वाला, उस केस में हम इसे क्या लेकर के चलेंगे, नेगेटिव, और बाकी इवन वाले केस में से पॉजिटिव लेकर के चलना है। तो ये नंबर ऑफ सर्जेक्शंस आ जाएंगे, क्या आएंगे ये, नंबर ऑफ सर्जेक्शन या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b, फ्रॉम a to b, फ्रॉम फंक्शन a to b, इसे हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक, यह पॉसिबल कब नहीं है, ऑन टू फंक्शन जब पॉसिबल नहीं है अगर na नंबर ऑफ डोमेन्स की संख्या नंबर ऑफ रेंज से कम हो जाए तब। अगर नंबर ऑफ डोमेन्स की संख्या नंबर ऑफ रेंज से कम हो जाएगी तब ऑन टू फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज 0, कितनी हो जाएगी, 0। इस केस को हम कहां लेकर के चल सकते हैं, इस केस को हम कहां लेकर के चल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा 0। अगर वो फंक्शन दिया, सपोज करो r प्लस 2r, देखिए जरा, कोई एक ऐसा फंक्शन दिया कि r प्लस 2r, r प्लस क्या है आपका डोमेन, ये अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेकर के चल देते हैं, और r है आपकी रेंज या कोडोमेन। ठीक, अब आप इसमें देखिए कि क्या ऐसा कोई केस संभव है कि हम r प्लस जैसे एलिमेंट को रखें, यानी कि डोमेन छोटा रखें और रेंज बड़ी आए, तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑन टू फंक्शन आपका आएगा। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर उससे कम आ रहा है, तब उस केस में ये वाला केस संभव नहीं है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके एक दो एग्जांपल करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई एग्जांपल लेकर के चलते बेटा, और एग्जांपल है आपका फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू 0 to 1, और 1 पे ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं और फंक्शन की वैल्यू दे देता हूं मैं f(x) = 1/x² + 1। ये केस हमने लिया, ये n नहीं है, ये x है, ये क्या है, x² + 1। ठीक, ये आपके सामने फंक्शन आया है और आपको बताना है कि क्या ये ऑन टू है या 1 1 है या कुछ है कि नहीं है। ऑन टू चेक करना है, 1 1 नेचर तो आप आसानी से आप चेक कर ही सकते हैं। तो 1 1 नेचर तो ये जब रियल नंबर की बात हो जाती है तो सीधी सी बात है, रियल में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव -∞ से +∞ तक की सभी वैल्यूज काउंट होती है, और एक फंक्शन -2 और +2 के केस में दोनों में सेम ही वैल्यू दिखाएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसे कि -2 आप रखोगे जब, तो -2 का स्क्वायर +1 यानी कि 1/4 + 1 1/5 आ जाएगा, और f2 रखोगे तब 1/2 का स्क्वायर +1 1/5 आ जाएगा। दोनों के केस में f-2 = f2 आ गया, तो उस केस में जबकि -2 और 2 बराबर नहीं है तो 1 1 नहीं है। तो
कम से कम 1 1 तो नहीं है। ठीक, ये केस हमने देखा। मैंने आपसे एक स्पष्ट बात कही कि अगर आप रेंज निकालने में सक्षम हैं तब आप किसी भी कर्व को कर पाएंगे, किसी भी टास्क को पूरा कर सकते हैं। चलिए इसकी रेंज देख लीजिए। फंक्शन की रेंज क्या आ रही है, 1/x² + 1। अब आप यहां पर नेगेटिव इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रखिए। देखिए जरा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पहुंचा सकते हैं आप, या मैक्सिमम वैल्यू क्या पहुंचा सकते हैं। x की जगह पर आप नेगेटिव तो ला नहीं पाओगे, स्क्वायर है, नेगेटिव तो आ ही नहीं पाएगा। आप कितनी भी नेगेटिव वैल्यू रख लो नहीं आएगा। मिनिमम कितना कर सकते हो, इस टर्म को 0 पहुंचा सकते हो। मिनिमम ये हो गया 1/0 + 1, ये टर्म 1 आ गई आपकी। चलिए 1 आ गया हमारे कंट्रोल में। अब उसके बाद आप कोई भी वैल्यू रखो, -1 रखो, -2 रखो, -5 रखो, +5 रखो, +7 रखो। नीचे वाला आप -7 रखोगे तब भी +1, 1/49, 1/50 आ गया। और 7 रखोगे तब भी ये 50 आ रहा है, 1/50, या कोई और भी केस। ये वाला केस हमेशा पॉजिटिव वाला केस है। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। आप इसे 0 भी नहीं ला पाएंगे। 0 लाने के लिए आपको इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट हम रखेंगे नहीं। तो ये 0 भी नहीं आ सकता और 1 से बड़ा, तो ये वाली इसकी डायरेक्टली रेंज आ गई। क्या आ गई, रेंज। ये तो हुआ चेक करने का तरीका। रेंज है, हाँ जी, ऑन टू आ गया हमारा फंक्शन, साफ स्पष्ट रूप से आया। ठीक, अब निकालेंगे कैसे। निकालने के लिए अगर आप चाहें तो इसका इनवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनवर्स का इस्तेमाल आप जब कर सकते हैं जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, है ना। हमने याद है कि हम इनवर्स का इस्तेमाल किया करते थे और इनवर्स का रेंज जो होता था 1 उसके डोमेन के बराबर आ जाया करता था, लेकिन वो वाला केस क्या लगेगा नहीं। रीजन बिहाइंड कि 1 1 नहीं है। ठीक, तो उस केस में आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आइडियली आपको दिखते ही अंदाजा लग जाना चाहिए नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है ऊपर वाली हमेशा छोटी ही रहने वाली है। छोटी रहने का मतलब इतनी छोटी कि 0 से बड़ी रहेगी, बस 0 से बड़ी रहेगी। आप इस टर्म को 2 भी नहीं ला पाओगे कभी। अब अगर आप इसमें 1/2 भी रखते हैं, सपोज करें सर हम तो 1/2 रख देंगे, रख दो भाई। 1/2 का स्क्वायर +1 भी तो आ रहा है। जब 1 में 1/4 जोड़ोगे तो 1.25 आ जाएगा, ये लीजिए। क्लियर है। तो उस केस में ये वाला केस कभी भी संभव नहीं हो रहा है और 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो जा रहा है। तो रेंज हमारी आ गई, रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर है, तो ऑन टू है। क्लियर। तो इस बात को अपने मन में उतार के रखें। ऑन टू पहचानना है तो बस रेंज निकाल लो, ऑन टू पहचानना है तो बस रेंज निकाल लो, और कोई तरीका नहीं है, याद रखेंगे। ऑन टू पहचानना है तो बस रेंज निकाल लो, अपने दिमाग में बैठा लो इस बात को। ऑन टू आ गया सामने तो रेंज निकाल ली तुरंत। कोडोमेन के बराबर आई तो हाँ, नहीं आई तो छोड़ दो, फिर वो ऑन टू है ही नहीं, फिर वो इनटू है। इनटू पर जाने से पहले एक दो एग्जांपल और लेकर के चलते हैं। और ये फंक्शन दिया हुआ है 0 से इनफाइनाइट टेंड्स टू 0 to इनफाइनाइट, और एक बहुत सिंपल सा केस f(x = x²। f(x = x²) अब बताओ ये ऑन टू है नहीं है। 1 1 पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, चलो ऑन टू एंड 1 1 भी बताओ, एंड 1 1 भी बताओ, दोनों केस बताएंगे। तो इस सवाल के केस में क्यों हम फंस रहे हैं, ये सवाल आप कोशिश करो एक बार। f(x = x²) ठीक से क्वेश्चन को देखेंगे और इसे करने की कोशिश करेंगे। 1 1 है क्या, इसके केवल इस हिस्से को मत देखना, x² को देखोगे तो आप इसका कर्व ये बनाने की कोशिश करोगे और ये बोलोगे कि सर ये 2 जगह कट गया तो बात खत्म, ये वाला आपका 1 1 नहीं है। मन में ये विचार आया। या फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, सर f' आया और ये आ गया 2x, और 2x ना तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है ना स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। हमने ये सब कंडीशन बताई थी, लेकिन हमने इसके साथ एक कंडीशन और बोली थी, इसके 1 1 होने के लिए इसका डोमेन चेक कर लेना। डोमेन उन्होंने बोला 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक ये कैसा रहने वाला है बताओ। अगर मैं सिर्फ 0 से बड़े वाले टर्म को बोलूंगा तो ये 2x कैसा रहेगा, 0 से बड़ा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सीधी सी बात है। आप नेगेटिव रख ही नहीं रहे हो, तो जब नेगेटिव नहीं रख रहे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ जी बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, 1 1 आ गया लो।
अब इसमें कैसे प्रूफ करें बेटा, हम तो जीरो से आगे वाले को देख रहे हैं, पीछे वाले से हमारा क्या मतलब, जीरो से आगे वाले पॉजिटिव इनफाइनाइट को देख रहे हैं। लो हम तो बस यहीं पे लाइन खींचेंगे, कहीं पर भी जाता है, एक ही बार लाइन कटेगी, यहाँ पर भी हो गया वन वन फंक्शन। ठीक, तो जो मन में विचार आया एक्स स्क्वायर को देख के ऑन टू सॉरी मैनुअल लगाने का, तो उस पर विचार त्याग दें। तो डोमेन वन वन तो है, ऑन टू पर चर्चा करें, ऑन टू पर चर्चा करें। इसकी वैल्यू कैसी आएगी, आपने पहले अज्यूम कर लिया, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली वैल्यू आएगी, हमेशा पॉजिटिव। ठीक, यानी कि रेंज कैसी आएगी, आर प्लस। आर प्लस में समस्या क्या है, हमने जो इसका कोडोमेन दिया है, कोडोमेन में जीरो को क्लोज ब्रैकेट दिखाया, कैसा, क्लोज्ड ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल दिखाया है। क्लोज इंटरवल दिखाने का औचित्य यह है कि जो डोमेन में है, डोमेन तो जीरो है ही नहीं, डोमेन में ओपन इंटरवल दिखाया है, डोमेन में ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब जीरो शामिल नहीं है, इसमें जीरो शामिल ही नहीं है। और जब आप जीरो रखोगे ही नहीं एक्स स्क्वायर के अंदर, तो जीरो आएगा कहां से, और जब जीरो आएगा नहीं तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी एक्सेप्ट जीरो नहीं आएगा बस। तो उस केस में जो इसकी रेंज थी, वो रेंज कोडोमेन से हट गई, कोडोमेन में जीरो शामिल है और रेंज में जीरो शामिल है। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1 से लेके आगे तक की इनफाइनाइट तक की सारी टर्म आ जाएंगी, आप इसके अंदर शामिल करोगे, इसकी जो वो आएगी, या तो जीरो से आप इनफाइनाइट ऐसे लिख करके चलोगे, क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। तो केवल एक इंटरवल ने ही हमारी सारी मेहनत खराब कर दी, कर देगा, रियलिटी बोल रहा हूं मैं। एक इंटरवल को अगर आप ठीक से नहीं देखोगे, एक डोमेन को ठीक से नहीं देखोगे, एक रेंज को ठीक से नहीं पढ़ोगे, तो अकेला एक्स स्क्वायर भी हर किसी का खून का पानी बना सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला केस थोड़ा इजी था, इजी पीजी तो हो गया। ठीक, चलो इससे भी इजी कोई केस लें, इससे इजी केस लिखो तो फिर n equals to 4 and nb equals to 6. Find the number of surjection from A to B. जल्दी बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम A to B। तो अब बताओ इसका आंसर जल्दी से। फॉर्मूला याद है, n की पावर r माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर r प्लस nc2 n माइनस 1 की पावर r n माइनस 2 की पावर r माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर r प्लस एंड सो ऑन, ये आगे की तरफ चलता जाएगा, ऐसा कुछ केस। ठीक, लेकिन ये केस कब अप्लाई करते हैं हम, ये केस जब अप्लाई करते हैं ए से बी में, जब एन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बी। कंडीशन नहीं भूलनी है, एन ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, और एन ए की वैल्यू कितनी है 4, एन बी की 6। आंसर कितना, नंबर ऑफ सर्जेक्शन 0, बड़ा 0, एक 0 इसका आंसर। केवल देखने मात्र से भी सवाल सॉल्व हो गया। देखो ये फॉर्मूला हम रट्टा मार के गए बहुत अच्छे से। कंडीशन का क्या करूं मैं, भूल गए, कंडीशन ही तो याद रखनी है बेटा, सिर्फ कंडीशन याद रखने से भी काम हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और केस ले सकते हैं, अगर आपको लेना है चलना है तब फॉर्मूले को यहीं रहने देते हैं, एक केस यहीं पर ले लेते हैं। चलिए
A equals to 1 2 3 4 5 एंड B इक्वल्स टू ABC, ये ले लेते हैं सपोज करें, है ना। अब लिख के दिखाइए, हम Na को क्या बोलते हैं R, NB को क्या बोलते हैं R या N, जो भी आप बोलते होगे। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। लिखिए जरा, 3 की पावर 5 माइनस 3C1, 3 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 3C2, 3 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 3C3, 3 माइनस 3 की पावर 5। ये आसान सही एक इक्वेशन बन गई, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्शन आ गए। इसको सोल्व करो बहुत जल्दी करके और मुझे आंसर कमेंट में करके बता देना, ठीक। जब कर लो आप, जब आप कर लें तो इसका आंसर बता दें। जो भी आएगा 100 150 200 150 160, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना आने वाला है, सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑन टू फंक्शन हो गया, अब हमारी बारी चलती है इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन तो साफ साफ कहता है जी, साफ साफ, जो ऑन टू नहीं है वो मैं हूं। इनटू फंक्शन की एक लाइन, जो ऑन टू नहीं है वो मैं हूं, जो ऑन टू नहीं है वो मैं हूं। मैं का मतलब मैं, अरविंद शर्मा नहीं, ये ऑन इनटू। इट मेक्स ए सेंस, इट हैव मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट या ओनली वन एलिमेंट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन एलिमेंट विच डू नॉट हैव एनी प्रीइमेज, एनी प्रीइमेज, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रीइमेज है ही नहीं। इस टर्म को अगर मैं बहुत इससे भी और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूं A से B में, जबकि B आपका कोडोमेन को दिखा रहा है और A आपका डोमेन को दिखा रहा है, तब जब आप इसके डोमेन को किसी फंक्शन में रखोगे तो जो रेंज आएगी, रेंज दैट शुड बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट आनी चाहिए, सबसेट का मतलब उससे छोटी आनी चाहिए, कम से कम छोटी ना भी आए। अगर आप इस टर्म को समझने में असफल हो रहे हैं, सेट पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, इस टर्म को जरूर याद कर लीजिए, ठीक। हो सकता है सेट पढ़े हुए लंबा अंतराल हो गया हो, तो रेंज जो आएगी वो कोडोमेन के बराबर नहीं आएगी। इस टर्म को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इनटू फंक्शन क्या हुआ? इनटू फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसका रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर नहीं आएगा, बस इतना ही याद रखना है। देखिए जरा आप चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर चलते हैं बेटा आगे, है ना। एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलिए एक फंक्शन लिया मैंने f(x), एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शन फ्रॉम R to R ले लिया और फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, लेट फंक्शन f(x) इक्वल्स टू a की पावर x, याद है? हाँ याद है, चलिए तो फिर अच्छी बात है। 4x 4 की पावर x प्लस 4 की पावर मोड x, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर मोड x। जल्दी से, बहुत जल्दी करके a की पावर x रिमाइंड करो जल्दी। ग्राफ कैसा बनता है उसका? ऐसा, ऐसा, e की पावर x जैसा, log x जैसा, कैसा बनता है? याद करो जल्दी से, बहुत जल्दी करके। ठीक, इसमें मॉड्यूलस फंक्शन भी आ गया। इस फंक्शन की ये कोडोमेन है। क्या है? कोडोमेन। ये है डोमेन, ये है डोमेन और ये है आपकी कोडोमेन। क्लियर? एक कोडोमेन है, एक डोमेन है।
आइडियली हमें सिर्फ चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, क्या है 1 1 मैनी वन ऑन टू इनटू। रियलिटी इज 1 1 मैनी वन ऑन टू हम देखना जानते हैं, हम इनटू चेक करना चाहते हैं, या तो ये इनटू होगा या ऑन टू होगा। अब उस केस में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास डोमेन है, कोडोमेन है, मोड है। मोड की वैल्यू क्या होती है, मोड पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। x ग्रेटर देन 0 पर x इक्वल्स टू 0 पर 0, x लेस देन 0 पर -x। याद रखें, इतने आसान सवाल को देखकर या इतने टफ सवाल को देखकर डरना नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है सब ले आओ, सब कहीं से भी आ जाए बस आ जाए, आ गया। ये लीजिए x -x। एक बार जब x ग्रेटर देन 0 होगा, मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0, तो 4 की पावर x, तो मोड x क्या हो जाएगा 4 की पावर x, यानी कि 4 और 4 2 4 की पावर x, 2 into 4 की पावर x, ऐसा कुछ आ गया। जैसे a की पावर x होता है ना, a की पावर x प्लस a की पावर x, तो 2a की पावर x आ गया। ये टर्म तो देखिए, a की पावर x का ग्राफ आपको आई होप कि आपने अब तक रिमाइंड कर लिया हो। जब आप x लेस देन 0 की विचार करेंगे तब फंक्शन इक्वल्स टू 4 की पावर x प्लस 4 की पावर -x, ये एक फंक्शन टर्म तैयार हुई आपके सामने। अगर आपको इसे, हालांकि हम ऑब्जर्वेशन करके भी देख सकते हैं, +1/4 की पावर x, और इसे कहीं भी लेकर के चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 4 की पावर -x ही रहने देते हैं। हालांकि हम इस टर्म को एक बार मैं लिख लेता हूं, रीजन बिहाइंड कि हम इसे देख करके भी सोल्व कर सकते हैं, देख करके भी। आपको a की पावर x का कर्व याद आ गया था, चलिए, तो नहीं याद आया है तो कोई नहीं, आप जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन वाला पार्ट था उस पे जाएं, और जितने भी हमने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा है उस पर एक बार ध्यान दे लें, बस याद नहीं करना, ध्यान दे लें, इतना काफी है। x की वैल्यू जब 0 होती है, a की पावर x की जब 0 रखते हैं तो a की पावर 0, ये वाली टर्म आ जाती है आपकी 1, तो 1 पर ये मिलता है, तो 0,1 ये पॉइंट होता है, और उसके बाद ये ऐसे कुछ कर्व जा रहा होता है, ये a की पावर x का कर्व है। इसकी डोमेन अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो a की पावर x की डोमेन -∞ से +∞ तक रहती है। इसके अगर मैं डोमेन पर आपसे विचार करने की इच्छा रखूं तो आप बोलोगे -∞ से ∞, और रेंज आप बोलोगे, रेंज सर इसे हमें 0 से मिलाना नहीं है, 0 से ऊपर ही रहने वाला है, और ∞ तक पहुंचा दो कैसे भी करके। 0 से ∞ तक इसकी आप रेंज निकालने की कोशिश करते हो, तो मॉड्यूलस का इस्तेमाल हुआ, a की पावर x का ग्राफ का इस्तेमाल हुआ, और ऐसा एक केस हमें नजर आया, हम फिलहाल इसे भी नहीं लिखते, हमें जरूरत नहीं इसकी, ठीक। अब बताओ इसकी एक्चुअल कंडीशन क्या लग रही है यहां से देख करके, a की पावर 0। अब डोमेन आप रियल नंबर रख सकते हो, -∞ से +∞, ठीक। अब मैं इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी रखूं, पहले ऑब्जर्वेशन सिर्फ देख के कर लो, अगर कर सकते हो तो। देख के कैसे करेंगे, इसके अंदर मैंने नेगेटिव वैल्यू भी रखी, 4 की पावर -3 प्लस 4 की पावर -3, 1/4 की पावर 3। एक्चुअली ये x ग्रेटर देन 0 का है, तो x ग्रेटर देन 0 रखेंगे बेटा, 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। एक्चुअल में ये टर्म कैसी आ रही है, पॉजिटिव, कैसी है, पॉजिटिव, ठीक। इस टर्म को देखो, ये अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूं, 4 की पावर -3 प्लस 4 की पावर -3 यानी कि 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर -3। अब इस टर्म को आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो 4 की पावर 3 तो 4 × 16 = 64 आ रहा है, ये प्लस 1/64 आ रहा है, लेकिन बीच में तो साइन प्लस का ही है। अब बीच में तो साइन प्लस का ही है ना, मुद्दा तो यही खत्म हो गया। 1/64 कैसा भी हो नेगेटिव तो होने वाला नहीं है। कैसा है 1/64? कैसा है, एक फ्रैक्शन है। कैसा है, एक फ्रैक्शन है। 1/4 की पावर x कैसा है, एक फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है।
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। मिनिमम वैल्यू कितनी कर सकते हो, जब आप जीरो की बात करोगे x इक्वल टू जीरो, तो आप मोड x की वैल्यू जीरो कर दोगे, इस टर्म की वैल्यू जीरो, 4 की पावर जीरो प्लस 4 की पावर जीरो, उस टर्म में 1 प्लस 1 ये केस 2 पर पहुंच जाएगा कम से कम। तो नेगेटिव वैल्यू तो शो ही नहीं कर रहा है, ये पहली बात, नेगेटिव वैल्यू शो ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोडोमेन जो आपका रियल नंबर दे रखा है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। यहां पर हमने सिर्फ देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा। कहां पर था वो ग्राफ, ये भी पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा, दोनों पॉजिटिव निकाल ले, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, इतना ज्यादा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो बी पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति रेंज के कोडोमेन के टक्कर तो ले ही नहीं सकता, तो बी पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति कैसा हो जाएगा, रेंज हमेशा छोटी आ जाएगी कोडोमेन से, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से बड़ा। जीरो आप कभी ला पाएंगे, ला पा सकते हैं, संभव हो सकता है ऐसा, अगर आप इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को चलने की कोशिश करें, माइनस इनफाइनाइट रखने की कोशिश करें तब। चलिए तो रेंज हमारी कोडोमेन से छोटा है, तो फिलहाल ये इनटू है, ऑन टू तो नहीं है। इनटू तो हमारा केस यहां पर क्लियर हो गया। तो हमने ग्राफ क्यों बनाया, ग्राफ हमने इसलिए बताया क्योंकि रेंज हमें देखनी थी, रेंज हमारी जीरो से इनफाइनाइट आ रही है, जीरो को तो हम पहले ही काउंट नहीं करते, जीरो को तो हम पहले ही लेकर के नहीं चलते हैं, ठीक। इसमें हमने एक चीज और देखनी है कि यहां पर 4 की पावर माइनस एक्स आ गया है, क्या आ गया, 4 की पावर माइनस एक्स। अब समस्या यह है कि हमने a की पावर x का तो ग्राफ पढ़ा है, a की पावर माइनस एक्स का ग्राफ नहीं पढ़ा है। अगर वो पढ़ा होता तो हमारा मुद्दा यहीं खत्म हो जाता, ठीक। तो अब उस ग्राफ को भी पढ़ने की टाइमिंग आ गई, मतलब हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने लग गई, इसका भी हमने देख लिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक इसी में ऐड करते हैं और इसी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी के अंदर आ जाएगा आपका, ठीक। चलिए, ये वाला केस आपका समाप्त होता है कि ये वाला फंक्शन कैसा है आपका, इनटू फंक्शन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से अंदाजा लगाया। ग्राफ से इस सवाल को हम कर सकते हैं, हालांकि ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म पॉजिटिव है, तो जीरो से ऊपर तक का ही इसका केस बनेगा, यानी कि नेगेटिव केस तो ये डोमेन में दिखाएगा ही नहीं, तो नेगेटिव दिखाएगा नहीं, तो इसकी रेंज जीरो से इनफाइनाइट ही रहने वाली है। चलिए, अब जीरो उसमें शामिल नहीं करना है, जीरो उसमें शामिल नहीं करना है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ये एक इनटू वाला फंक्शन का हो गया, और इनटू का और कोई एग्जांपल भी लेके चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा हो सवाल, ये टफ तो उतना था नहीं, फिर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन r2r, और फंक्शन की वैल्यू ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 6 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक फंक्शन लिया हमने। अब बताइए जरा इसकी कोडोमेन रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इंटीजर भी इसके अंदर, इरेशनल भी इसके अंदर, रैशनल भी इसके अंदर, 1 2 3 4 5 ये सब भी इसके अंदर, सब कुछ आ जाता है रियल नंबर में। अब ये ग्राफ क्या कहने की कोशिश करता है, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर इस टर्म को ठीक से आप देख रहे हैं तब क्या कर सकते हैं आप, ये हमेशा पॉजिटिव, जहां एक्स स्क्वायर आ जाए जबरदस्ती कर लो उसके साथ, तो पॉजिटिव जाएगा ही जाएगा, तो हमेशा पॉजिटिव, वो भी प्लस 4 के साथ। मिनिमम वैल्यू कितनी रख पाओगे आप इसकी, 0 रख पाओगे, 0 प्लस 4, यानी कि कम से कम इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है, 4। बताओ, जो एक ऐसा बंदा हो, आप नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो, मिनिमम वैल्यू 4 पर लेके जा रहा है, 0 रखोगे तब, उसके बाद बड़ा ही होता चला जाएगा 4 से इनफाइनाइट। ये आपका इस केस का रेंज आ रहा है, इस केस का 4 से लेके इनफाइनाइट रेंज आ रहा है। सर आपने वैल्यू तो रखी नहीं, डायरेक्ट आंसर क्यों दिया, रख लेते हैं बेटा। रियल नंबर आपका कोडोमेन दिया हुआ है, -3 रख के देखो जरा, -3 रख के देखा, -3 का स्क्वायर प्लस 4, 9 प्लस 4 13 आ गया, नहीं रख सकते। -1 रख के देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 4 5 आ गया, नहीं रख सकते, ठीक। 0 रख के देखो, 0 का स्क्वायर प्लस 4, तो 0 प्लस 4, ये वाला केस 4 आया।
तो एक ऐसी टर्म है 0 जिस पर ये सबसे छोटी वैल्यू दिखा रहा है, अदरवाइज सब पर ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव पर तो पॉजिटिव रहने ही वाला है। 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 चौक 16 प्लस 4 20, तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली टर्म 4 से लेकर इनफाइनाइट इसकी रेंज आई। और कोडोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर, तो 4 से लेकर इनफाइनाइट हमारी रेंज है और कोडोमेन है आपका रियल नंबर, तो सीधी सी बात है इक्वल तो है ही नहीं, वैसे भी इसका बहुत छोटा हिस्सा है, तो बहुत छोटे हिस्से को हम क्या बोल देंगे कि ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो क्या मतलब इनटू है, क्या है ये इनटू है। ठीक, इसको और कैसे कर सकते हैं, इसमें 1 1 भी चेक करना हो तो आप बस इसका ग्राफ बनाएं और चेक कर लें। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं जल्दी बताइए। तो सुबह से वीडियो बना बना के मेरा ऐसा लग रहा मैं कैमरे वाला ना बन जाऊं, कैमरे वाला बन जाता तो भी कुछ तो काम आता, सामने वाले को है तो सब खुश तो हो जाओ थोड़ी देर को। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या तुम भी याद रखोगे। इनटू फंक्शन पर 3 एग्जांपल करे हैं कभी आपने? हाँ जी करें, अभी कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन लेट कर लिया एक फंक्शन कहां से कहां तक, आर रियल नंबर माइनस एन अभी समझ में आ जाएगा, एन क्यों लिया, टू रियल नंबर, ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन, एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। आपको बताना है इसका बिहेवियर, बताओ कि ये 1 1 है, ऑन टू है, नेचर कैसा है, ठीक 1 1 और मैनी 1 और ऑन टू या इनटू, ऑन टू या इनटू, जल्दी देखेंगे। ठीक, ऐसे फंक्शन जो इसमें कंडीशन और भी होनी चाहिए, कंडीशन एक और भूल गए हम शायद, m नॉट इक्वल्स टू n, m नॉट इक्वल्स टू m, अगर हमने ये कर दिया कि m इक्वल्स टू n तो उस केस में केस पहले ही अनडिफाइन हो जाएगा। चलिए पहला केस, इसे 1 1 प्रूफ करने का एक तरीका है, fx1 इक्वल्स टू fx2 कर लो, तो x1 माइनस m अपॉन x माइनस n इक्वल्स टू x2 माइनस m अपॉन x2 माइनस n। जल्दी से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्वतः ही, और स्वतः ही का मतलब अपने आप ही, और इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन आ रहा है। एक तो ये तरीका है, या इसको ऑब्जर्वेशन से भी रख सकते हैं कि आप x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखो, जैसे 2 रखी है आपने, 2 माइनस m अपॉन 2 माइनस n, एक ये टर्म आई, x2 की वैल्यू अगर आपने -2 रखा तो -2 माइनस m अपॉन -2 माइनस n, क्या ये कभी इसके इक्वल आएगा? अगर आप इसकी वैल्यू 2 रखते हो, मान लेते हैं 2 माइनस m अपॉन 2 माइनस n, अगर आप इसकी वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 माइनस m अपॉन -2 माइनस n, माइनस कॉमन लिया और 2 प्लस m अपॉन माइनस कॉमन लिया, 2 प्लस n बन गया। मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, अलग अलग कंडीशन पे। जब आपने एक बार x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी है और जब आपने x की वैल्यू -2 रखी है, अगर यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर होता ना, तब ये 1 1 से मैनी 1 बन जाता, क्योंकि -2 और 2 के केस में स्क्वायर जब होता तब वो इक्वल हो जाता 4 4, तो उस केस में मैनी 1 बन जाता। अभी मुझे ये इक्वल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये फिलहाल आपके लिए 1 1 का केस है, 1 1 है। ठीक, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हमने, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, आपके अगर x1 इक्वल्स टू x2 ही बचे सामने, क्या बचे, अगर x1 इक्वल्स टू x2 बचा तो 1 1 वाला फंक्शन होगा, अदरवाइज ये 1 1 वाला फंक्शन नहीं होगा। ये एक केस बना। ठीक, फिलहाल इसके 1 1 पर चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं, और इसके
बिहेवियर की बात करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं इसके ऊपर से, किसकी रेंज क्या आ रही है, रेंज, क्योंकि रेंज निकलेगी जब हमें पता चलेगा कि ये ऑन टू है एन टू है। तो रेंज निकालने के लिए ये फंक्शन 1 1 तो आ गया, पहला केस 1 1 आ गया, तो ऐसा करते हैं इसका इनवर्स भी निकाल ही लेते हैं। तो y इक्वल्स टू x माइनस m अपॉन x माइनस n, क्रॉस मल्टीप्लाई yx माइनस ny इक्वल्स टू x माइनस m। x वाली टर्म को एक तरफ लेके जाओ, माइनस ny इक्वल्स टू x माइनस xy, ये m को इधर लेके जाएंगे तो m इधर लेके जाएंगे तो प्लस का m हो जाएगा, ये माइनस का ny ऐसे रह गया। यहां से x कॉमन लिया, 1 माइनस y इक्वल्स टू m माइनस ny अपॉन ये वाला 1 माइनस y नेक्स्ट टर्म में नीचे उतरेगा, तो m माइनस ny अपॉन 1 माइनस y, ये आपका x आया। और इसके बाद जब आप इनवर्स लिखते हो तो इनवर्स के केस में आप x को बोल देते हो f इनवर्स x और y को बोल देते हो x 1 माइनस x, एक ये केस बना। इसका डोमेन निकाल लो, इसके इनवर्स का डोमेन निकाल लो, जो इसका डोमेन हुआ वो इसकी रेंज होगी। ये बताओ ये फंक्शन का अगर मैं डोमेन आपसे पूछूं तो ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा। इस फंक्शन में आप बोलोगे सर इसमें रियल वैल्यू सभी रख दो, बस एक चीज मत रखना, क्या मत रखना, x की जगह पर 1 मत रख देना। क्या नहीं रख देना, 1, क्योंकि नीचे वाली टर्म 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगी और उस केस में इनफाइनाइट चला जाएगा और हमारा केस अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं रख सकते, तो रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो इसकी जो रेंज आई, इसकी जो डोमेन आया वो आया r माइनस 1। तो इस फंक्शन की जो रेंज आएगी, रेंज क्या जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और इसके कोडोमेन कितना दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर। ठीक, तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर आए, 1 आ गया बेचारा, एक 1 चूक गया, अगर 1 और आ जाता तो हमारा हाथ मजबूत हो जाता, तो हम इसे ऑन टू फंक्शन कह देते डायरेक्टली, क्योंकि रेंज जो है वो आपकी इक्वल नहीं है कोडोमेन के। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। चलिए, इनटू फंक्शन क्लियर है, समझ में आया, नहीं आया, आएगा, कोशिश करते रहेंगे तो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इनटू फंक्शन ने काफी समय ले लिया, बाइजेक्टिव फंक्शन और देखना है। बाइजेक्टिव फंक्शन पे सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ें या कुछ क्वेश्चन भी करें, देख लेते हैं। बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग या फंक्शन, हम उस फंक्शन के केस में कह देते हैं जो 1 1 एंड बोल लें और ऑन टू हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे आप बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन के रूप में देखते हैं। 1 1 फंक्शन की कंडीशन आपको ये पता ही है, अगर कोई फंक्शन है a टू b, तो a इक्वल्स टू b के केस में अगर f इक्वल्स टू f b आ रहा है और a इक्वल्स टू b आ रहा है तो वो आपका 1 1 फंक्शन होता है। या fx x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू fx1 इक्वल्स टू fx2, आपने इस टर्म को ऐसे भी पढ़ा है, fx1 इक्वल्स टू fx2 और x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, तब ये 1 1 है। या फिर आप इसके f डैश x को ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली या स्ट्रिक्टली लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी चल जाएगा, तब ये 1 1 के केस में आता है और इसे डोमेन के फंक्शन के केस में देखते हैं। ठीक, यानी कि 1 1 की ही प्रॉपर्टी हमें इस्तेमाल करनी है कुल मिलाकर। दूसरी प्रॉपर्टी f a टू b, इसकी जो कोई फंक्शन है fx और इसकी जो रेंज आएगी, रेंज that should equal to its domain, equal to its कोडोमेन। अगर किसी फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो अब आप उसे बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों बिहेवियर को दिखा दे तब आप उस केस को 1 1 ऑन टू नहीं बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन के केस में देखेंगे। ठीक,
ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है बेटा। और इस केस में हमने बहुत सारे केस करा दिए हैं, तो आई थिंक आपको इसकी समस्या नहीं होनी चाहिए।